नमस्कार साथियों। इतिहास केवल तारीखों का संग्रह नहीं है। इतिहास मनुष्य के अहंकार की, उसके अंतहीन भटकाव की और उसके गहरे अज्ञान की गाथा भी है। सन 1707 औरंगजेब विदा हुआ और जैसे ही औरंगजेब की आंखें बंद हुई, वह पूरा का पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढहने लगा, जिसे बनाने में सदियों का खून और पसीना बहाया गया था। अहंकार की यही नियति है। जब तक सम्राट जीवित है, भय का एक ढांचा खड़ा रहता है। जैसे ही सम्राट गया, भय मिटा और भीतर की सड़न बाहर आ गई। औरंगजेब के मरते ही उसके अपने ही बेटों में सिंहासन के लिए तलवारें खींच गई। भाई भाई के खून का प्यासा हो गया। बहादुर शाह गद्दी पर बैठा। 5 साल का छोटा सा शासन काल, लेकिन वह शासन कैसा, जहां चारों तरफ केवल अशांति थी। राजपूत विद्रोह कर रहे थे, सिख उठ खड़े हुए थे और मराठे जो आपस में लड़ रहे थे, वे भी मुगलों की छाती पर मूंग दलने को तैयार बैठे थे। यद्यपि मराठा राजा साहू ने मुगल दरबार में एक मनसब स्वीकार कर दिया था। मनुष्य सोचता है कि वह जीत रहा है और वह भूल जाता है कि समय की रेत पर खींची गई लकीरें कभी अस्थायी नहीं होती। 1712 में बहादुर शाह भी चला गया। फिर शुरू हुआ कठपुतलियों का एक लंबा दौर। कई शक्तिहीन शासक आए और गए। मोहम्मद शाह ने कोशिश तो बहुत की कि बिखरते हुए कांच के टुकड़ों को समेट ले, लेकिन जब नींव ही खोखली हो चुकी थी तो दीवारों को रंगने से क्या ही होता। पंजाब में बंदा बहादुर ने मुगलों की रातों की नींद उड़ा दी। दक्षिण में ब्राह्मण पेशवाओं के नेतृत्व में मराठे एक नई ऊर्जा के साथ उत्तर की ओर बढ़ने लगे। रोहिलखंड के अकरार भी बगावत पर आमादा थे। और जानते हैं सबसे मजेदार और गहरी बात क्या थी? साम्राज्य के भीतर एक अजीब सी बीमारी फैल गई थी, स्वतंत्र हो जाने की बीमारी। बंगाल, अवध, हैदराबाद, इन सब जगहों के सूबेदारों ने, जो कभी दिल्ली के सामने सिर झुकाते थे, अपनी अलग दुनिया बसा दी। उन्होंने कहा, हमारा दिल्ली से अब कोई नाता नहीं। यह वही अहंकार है, जब केंद्र कमजोर होता है तो परिधि बिखरने लगती हो। नादिर शाह और कोहिनूर। और जब घर में ही फूट हो तो बाहर के लुटेरों को निमंत्रण देने की जरूरत नहीं पड़ती, वे खुद ही चले आते। सन 1739 ईरान का बादशाह नादिर शाह दिल्ली आया। दिल्ली जो कभी पूरी दुनिया की धड़कन थी, वह नादिर शाह के सामने थर थर कांपने लगी। मुगलों ने सोचा कि वह थोड़ा धन लेगा और चला जाएगा, लेकिन इच्छा और लूट की कोई सीमा नहीं होती। नादिर शाह की सेना ने दिल्ली को शमशान बना दिया। चीखें, खून और राख। और अंत में नादिर शाह शाहजहां का अबह तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन और दुनिया का सबसे कीमती हीरा कोहिनूर भी अपने साथ ले गया। सोचिए, जिस हीरे के लिए, जिस सिंहासन के लिए पीढ़ियों ने अपनी आत्मा तक बेच दी हो, वह एक झटके में कोई और ले गया। सब यही छूट जाता है। सिकंदर भी खाली हाथ गया था और मुगल भी खाली हाथ रह गए। इसके बाद अहमद शाह अब्दाली आया, जिसने पंजाब को छीन लिया। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, अफगानों और मराठों के बीच। मराठे हारे, मुगल और सिमट गए। अब मुगल साम्राज्य क्या था? सिर्फ दिल्ली और उसके आसपास का एक छोटा सा इलाका। 1857 तक वे सिर्फ नाम के राजा थे, भीतर सब खाली हो चुका था। विलासिता, अज्ञान और विज्ञान से दूरी। मुगल क्यों मरे? या उन्हें सिर्फ दुश्मनों ने मारा? नहीं, कोई भी साम्राज्य बाहर से बाद में मरता है, वो अपने भीतर से पहले मर चुका होता है। मुगलों के पतन का असली कारण था उनका होश खो देना, उनका विलासिता में डूब जाना। अकबर के समय जो प्रशासन एक मशीन की तरह चलता था, 18वीं शताब्दी तक आते आते वह भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। मनसबदारों की संख्या 3 गुना बढ़ गई और ईमानदारी शून्य हो गई। राजा को धोखा देने के लिए घोड़ों की गिनती तक में हेराफेरी होने लगी। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य, जब पूरी दुनिया में, यूरोप में विज्ञान की नई किरणें फूट रही थी, जब वहाँ के लोग नए अनुसंधान कर रहे थे, बुद्धि का विकास कर रहे थे, तब भारत का यह शासक वर्ग, यहाँ के अमीर और जमींदार, शराब के प्यालों
और मुजरों में डूबे हुए थे। उन्हें घड़ी जैसी एक छोटी सी यांत्रिक वस्तु में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनके पास समुद्र था, पर उन्होंने कभी नौसेना बनाने की बात नहीं सोची। वे बंदूकों और तोपों की नई टेक्नोलॉजी से पूरी तरह उदासीन रहे। वे अपनी सेना को खुद सिखाने के बजाय विदेशियों को भाड़े पर रखकर खुश थे। जब होश सो जाता है तो बुद्धि मर जाती है, और जहाँ बुद्धि नहीं है वहाँ विकास रुक जाता है। नए व्यापारियों का आगमन और संस्कृति का प्रवाह। इसी अंधकार के बीच समुद्र के रास्ते कुछ नए लोग भारत आ रहे थे। वे व्यापारी थे, यूरोप के निवासी। उनके पास दो बहुत बड़ी ताकतें थी। पहली, उन्हें अब अकबर या औरंगजेब जैसे किसी एक शक्तिशाली और संगठित साम्राज्य से नहीं लड़ना था। भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। हैदराबाद, बंगाल, अवध, टुकड़ों को हराना बहुत आसान होता है। और दूसरी ताकत में समुद्र के राजा थे, जहाजी कला में निपुण थे, और उनके पास आधुनिक विज्ञान की तकनीक थी। सबसे पहले पुर्तगाली आए, जिन्होंने गोवा पर कब्जा किया। वे समुद्र के रास्ते आने वाले भारतीय जहाजों से जबरन टैक्स वसूलने लगे। फिर डच आए, डेनिस आए, अंग्रेज आए, और फिर फ्रांसीसी। अंग्रेजों ने 1600 ईस्वी में अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। बंबई, मद्रास, कलकत्ता में अपनी फैक्ट्रियां खोली। पुर्तगाल और हॉलैंड को उन्होंने रेस से बाहर कर दिया। फ्रांसीसियों से उनकी लंबी दुश्मनी चली, लेकिन अंत में जीत अंग्रेजों की ही हुई, क्योंकि उनकी समुद्री ताकत और कूटनीति बेजोड़ थी। ये व्यापारी सिर्फ व्यापार करने नहीं आए थे, वे यहाँ के राजाओं की मूर्खता देखकर उनकी राजनीति में दखल देने लगे। तो मुगल साम्राज्य तो मिट गया। दिल्ली जो कभी जन्नत थी, वह एक उजाड़ खंडहर बन गई। लेकिन एक मजेदार बात याद रखिए, साम्राज्य मिटते हैं, व्यवस्थाएं बदलती हैं, और जो संस्कृति, जो जीने का ढंग, जो कला और संगीत उन महलों में पनपा था, वह नहीं मरा। वह दिल्ली से निकलकर उन छोटे छोटे प्रांतीय राज्यों लखनऊ, हैदराबाद, मुर्शिदाबाद में फैल गया। 18वीं शताब्दी का भारत का इतिहास वास्तव में मूलों के इसी बचे कुचे वैभव और नए उभरते राज्यों की कहानी है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।